सैलिनिटी क्या होता है कि कितना सॉल्ट है सी वाटर में, जैसे कितने ग्राम ऑफ सॉल्ट वाटर है इन 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर, 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर में कितना ग्राम ऑफ सॉल्ट से सैलिनिटी बोलते हैं। 1000 ग्राम 1 किलोग्राम में कितने ग्राम ऑफ सॉल्ट है, तो ये पार्ट्स पर मिलियन में, पीपीटी पार्ट्स पर 1000 में करते हैं, पीपीटी पार्ट्स पर 1000, तो ये अराउंड 24.7 सैलिनिटी है, मतलब इतना होता है 1000 ग्राम में 24.7 ग्राम सैलिनिटी होती है। तो अगर इतनी होती है तो उसे ब्रैकिश वाटर बोलते हैं, 24.7 ग्राम सैलिनिटी होती है। तो सैलिनिटी का रोल क्या होता है, ये डिटरमाइन करता है कंप्रेसिबिलिटी, कितना कंप्रेस होगा, थर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर डेंसिटी कितनी होगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसोलेशन, इंसोलेशन कितना होगा, एंड एवेपोरेशन एंड ह्यूमिडिटी, ये सब सैलिनिटी डिटरमाइन करते हैं। फिर ये बताता है, इन्फ्लुएंस करता है सैलिनिटी मूवमेंट ऑफ सी वाटर, मूवमेंट कितना हो, कैसा होगा, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिश एंड मरीन रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी बताता है, सैलिनिटी से पता चलता है डिस्ट्रीब्यूशन मरीन रिसोर्सेज एंड मूवमेंट ऑफ सी वाटर। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा होता है सोडियम क्लोराइड, तो कंपोजिशन में होता है सोडियम क्लोराइड 77.7%, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ये सोडियम क्लोराइड के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%, फिर मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 ये 4.7%, फिर कैल्शियम सल्फेट 3.6% एंड पोटेशियम सल्फेट K2SO4 ये है 2.5%। तो सबसे ज़्यादा होता है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड 77%, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड 10% अराउंड, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 ये 4%, कैल्शियम सल्फेट 3% एंड पोटेशियम सल्फेट K2SO4 ये 2%। तो ये 77% है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड है 10% एंड मैग्नीशियम सल्फेट है ये 4%, कैल्शियम सल्फेट है ये 3%, पोटेशियम सल्फेट है ये 2%। कौन से फैक्टर ओशन सैलिनिटी को अफेक्ट करते हैं, तो सैलिनिटी डिपेंड करती है एवोपरेशन कितना हो रहा है, एवोपरेशन ज़्यादा होगा तो सैलिनिटी ज़्यादा होगी, फिर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा तो सैलिनिटी कम होगी, मतलब फ्रेश वाटर ज़्यादा आएगा, और फ्रेश वाटर फ्लो कितना हो रहा है, रिवर से अगर देखें तो बे ऑफ बंगाल पे बहुत सारे रिवर जाते हैं, तो यहाँ पे इसकी सैलिनिटी है कंपेरेटिवली कम है एज कम्पेयर टू अरेबियन सी। फिर विंड भी सैलिनिटी को अफेक्ट करती है, ट्रांसफर करती है वाटर को एक जगह से दूसरी जगह, तो ये भी अफेक्ट करती है विंड्स, एंड ओशन करेंट्स भी सैलिनिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, ओशन करेंट्स भी। तो ये जो सैलिनिटी टेम्परेचर है एंड ये डेंसिटी है वाटर इंटर रिलेटेड है, सैलिनिटी टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर ये तीनों इंटर रिलेटेड होते हैं। तो जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो टेम्परेचर अगर बढ़ा तो एवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो सैलिनिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा ज़्यादा एवेपोरेशन नहीं होगा तो सैलिनिटी कम होगी, और फिर उस हिसाब से डेंसिटी बढ़ेगी, सैलिनिटी ज़्यादा होगी तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। ये सैलिनिटी टेम्परेचर एंड जो डेंसिटी होती है इंटर रिलेटेड होते हैं। तो अगर डिजॉल्व सॉल्ट से सी वाटर में क्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है, क्लोरीन 18% होता है, फिर सोडियम होता है 10%, और सोडियम क्लोराइड हमने देखा था पर कितना था 77%। फिर तो ऐसे ही होता है परसेंटेज, तो सबसे ज़्यादा होता है क्लोरीन 18% एंड सोडियम होता है 10%, फिर सल्फेट होता है 2%, ज़्यादा है क्लोरीन, फिर सोडियम, क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम। फिर हाईएस्ट सैलिनिटी अगर देखें तो लेक वॉन है कहाँ पे, टर्की में सबसे हाईएस्ट सैलिनिटी है लेक वॉन टर्की 330 पार्ट्स पर 1000। फिर डेड सी की है 238 ऐसे डेड सी की है, एंड फिर इसके बाद है लेक सॉल्ट सी, ग्रेट सॉल्ट लेक की है 220 डेड सी की है 238, एंड सबसे ज़्यादा है वॉन की, लेक वॉन की कहाँ पे, टर्की में, लेक वॉन टर्की इसकी है 330 पार्ट्स पर 1000, लेक वन इन टर्की, फिर डेड से गेट सॉल्ट लेक। डिजॉल्व सॉल्ट कौन सा है, क्लोरीन, फिर सोडियम, तो 18% कौन सा है, क्लोरीन 18% एंड सोडियम है ये है 10%, सबसे ज़्यादा है। एंड NaCl कितना है 77% NaCl, एंड NaCl के बाद आता है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड है 10%। नॉर्मल ओशन की सैलिनिटी कितनी होती है 33 to 37, नॉर्मल ओशन की सैलिनिटी 33 to 37 वेरी करती है, 33 to 37। लैंड लॉक्ड रीजन होता है वहाँ पे सैलिनिटी हाई, जैसे ये लैंड लॉक्ड रीजन है, ये अरेबियन पेनिसुला है, तो ये भी यहाँ पे भी लैंड है, यहाँ पे भी लैंड है, तो ये रेड सी है, तो रेड सी में सैलिनिटी हाई होती है क्योंकि यहाँ पे लैंड लॉक्ड है, तो यहाँ पे सरफेस टेम्परेचर बहुत हाई होता है, सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा है तो एवेपोरेशन ज़्यादा है, तो कभी कभी ये 41 तक होती है, कभी कभी 70 तक भी पहुँच जाती है लैंड लॉक्ड एरियाज में, सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जहाँ पे फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है वहाँ पे सैलिनिटी 35 से कम होती है, जैसे 35 तो नॉर्मल सलाइन वाटर होता है, 35 से कम होती है जहाँ पे जैसे ग्लेशियर से फ्रेश वाटर आ रहा है,
पानी, तो वहाँ पे सैलिनिटी कम होगी। तो पैसिफिक ओशन इतना वास्ट एरिया, बहुत ही ज़्यादा लैंड नहीं है इस पर, तो ज़्यादातर जो सैलिनिटी है नॉर्मली रहती है 33 35, तो नॉर्मल सैलिनिटी रहती है पैसिफिक एरिया की, क्योंकि ज़्यादा लैंड मास नहीं। सैलिनिटी की बात करें तो अटलांटिक ओशन की अराउंड है 36 to 37, और अटलांटिक रीजन में जहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पे 35 रहती है। और सबसे ज़्यादा सैलिनिटी इक्वेटोरियल पे नहीं होगी। इक्वेटोरियल पे क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, हर 2 से 4 दिन हर दिन बारिश होती है, तो अगर हाईएस्ट सैलिनिटी है तो इक्वेटर के थोड़ी बहुत दूर होगी सैलिनिटी है। सबसे ज़्यादा सैलिनिटी इक्वेटर से थोड़ी दूर होती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो इक्वेटर पे होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बारिश बहुत होती है इसलिए इक्वेटर पे नहीं, इक्वेटर से थोड़ी दूर सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। एंड ऊपर जो पोलर एरियाज है, यहाँ पे पोलर एरियाज है, यहाँ पे सैलिनिटी बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम इवेपोरेशन होता है, क्योंकि इतनी रोशनी नहीं आती सन की, इवेपोरेशन कम होता है, तो यहाँ की जो सैलिनिटी है 20 से 32 तक रहती है। एंड मैक्सिमम सैलिनिटी अगर देखें तो नॉर्थ ए में है 20 डिग्री to 30 डिग्री, तो 20 डिग्री to 30 डिग्री मैक्सिमम सैलिनिटी वाला एरिया है, 20 डिग्री 30 डिग्री। एंड साउथ में 20 डिग्री वेस्ट टू 20 डिग्री 60 डिग्री वेस्ट, तो ये वेस्ट, अगर ये देखें 0 डिग्री, यहाँ पे ईस्ट है, सो ये 20 डिग्री to 60 डिग्री, तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी, तो 20 डिग्री वेस्ट टू 60 डिग्री वेस्ट, इस एरिया में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी होती है। 20 डिग्री नॉर्थ एंड 60 एंड 30 डिग्री नॉर्थ, एंड मतलब इस एरिया में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी है। हाईएस्ट सैलिनिटी अगर रीजन देखो तो जैसे ये 0 डिग्री है इक्वेटर, एंड फिर ये 20 डिग्री, एंड फिर ये 30 डिग्री, तो 20 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ, एंड जो नॉर्थ पे जाते जाएंगे तो सैलिनिटी कम होती जाती है, क्योंकि पता है इवेपोरेशन कम होगा ऊपर जाके। एंड सबसे ज़्यादा सैलिनिटी हमारी 20 डिग्री वेस्ट, अगर 0 डिग्री है यहाँ पे 20 डिग्री वेस्ट टू 60 डिग्री वेस्ट, ये नॉर्थ, ये जायर वाला एरिया है, यहाँ पे साउथ अटलांटिक का सबसे ज़्यादा सैलिनिटी यहाँ पे होती है। तो इंडियन ओशन की सैलिनिटी वही एवरेज सैलिनिटी है 35। और इंडिया की अगर बे ऑफ बंगाल की बात करें तो यहाँ पे सैलिनिटी कम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फ्रेश वाटर आती है ये बे ऑफ बंगाल में। अगर हम अटलांटिक ओशन की बात करें तो यहाँ पे एवेपोरेशन ज़्यादा होता है, इनलेट जो फ्रेश वाटर रिवर का इतना ज़्यादा नहीं होता, तो सैलिनिटी बे ऑफ बंगाल की कम है। देखा हमने ऊपर जाके सैलिनिटी कम होती है, लेकिन जो ऊपर एरिया है, ये नॉर्वे है, नॉर्वे के बगल में जो एरिया है वहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे वो आती है नॉर्वेजियन करंट को, ये है वार्म करंट है, तो एवेपोरेशन ज़्यादा होता है, यहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होती है। लेकिन यहीं पे इसके बगल में यहाँ पे है बाल्टिक सी में सैलिनिटी काफ़ी कम होती है, क्योंकि यह बहुत सारी फ्रेश वाटर यहाँ पे ड्रेन करती है, तो बाल्टिक सी में सैलिनिटी कम होती है, जबकि ये उससे नीचे है। तो मेडिटेरियन सी की सैलिनिटी हाई है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह इसमें सी है, मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे भी लैंड, यहाँ पे भी लैंड, तो एवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो सैलिनिटी बहुत हाई है। बाल्टिक सी की कम है, क्योंकि इन्फ्लक्स होता है बहुत सारी रिवर का। एंड इवन जो हमारी ब्लैक सी है उसका भी कम है, क्योंकि ब्लैक सी में 4 डीज वाले रिवर, डॉन रिवर, दनूब रिवर और 2 रिवर और गिरती है, डेनिस्टर रिवर, तो ये 4 डीज रिवर ये ब्लैक सी में गिरती है, इसलिए ब्लैक सी की सैलिनिटी काफ़ी कम है। ओशन से कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन से क्या पता चलता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर क्या कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल होगा। वर्टिकल मतलब कोल्ड करंट है तो जाके सिंक करेगा, एंड अगर लाइट होगा तो ऊपर राइज करेगा, तो ये बताता है। एंड ऊपर से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म, कुछ मरीन ऑर्गेनिज्म बहुत डेप्थ में मिलते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, कुछ ओशन के सरफेस में होता है, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ठीक होता है। फिर क्लाइमेट ऑफ कोस्टल लाइन का क्लाइमेट कैसे होगा, जैसे हमने देखा कि नॉर्वेजियन करंट होता है, यहाँ पे क्लाइमेट माइल्ड कर देता है, एंड ब्रिटेन में का क्लाइमेट माइल्ड कर देता है। तो हीट का सोर्स कहाँ था, तो प्राइमरी सोर्स तो सनी है, सेकेंडरी सोर्स है अर्थ के अंदर जो हीट है मोल्टन मैग्मा से निकलती है। जैसे हमने देखा था ग्रेट अटलांटिक रिज में मोल्टन मैग्मा से ग्रेट अटलांटिक रिज बनी है, तो ये लेकिन बहुत ही निग्लेजिबल है, जो इनर हीट है जो अर्थ की, वो निग्लेजिबल है एज कम्पेयर टू हीट दैट इज रिसीव फ्रॉम द सन। एंड ये 35 to 30 किलोमीटर हमारा थिक है, वो क्या कहते हैं, हमारा जो लैंड है 5 to 30 किलोमीटर थिक है, हमारा क्रस्ट है, और ये जो हीट है निग्लेजिबल है। एक तो हीट आ रही है 3 प्रोसेस है, सन से आ रही है। अगर हम देखें तो सरफेस पे नीचे मोल्टन मैग्मा राइज करता है, फिर फॉल करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसकी वजह से गर्म होता है, क्योंकि मोल्टन मैग्मा जो टच में होगा मोल्टन मैग्मा के, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। फिर हीट प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन, तो सरफेस विंड जैसे एक टाइडल करेंट्स होते हैं, टाइडल करेंट्स, और इनकी वजह से कुछ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, उससे कुछ हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसमें स्ट्रेस क्रिएट होता है वाटर बॉडी में। लेकिन मेन क्या है, सन से ही आता है मेन। तो ये 3 सोर्सेज देख लिया हमने, एक सन से देख लिया, एक हमने अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा है उससे देख लिया, और थर्ड हमने देखा फ्रिक्शन की वजह से कि
कि विंड के मूवमेंट से करंट जनरेट हो रहा है, टाइडल करंट, उससे फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ओशन वाटर कूल कैसे होता है? तो बैक रेडिएशन, हीट बेटर की वजह से, कि एक तो हमारा जो सन से रेडिएशन आते हैं वो कुछ रिटर्न हो जाती हैं। तो हमारे जो सन है कौन सी रेडिएशन को एब्जर्व करता है? ये एब्जर्व करता है ये जो रेडिएशन आती है ये होती है शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन। हमारी लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन रिड्यूस होती है, हमारा एटमॉस्फेयर उसको एब्जर्व करता है। तो ये बैक रेडिएशन हीट बजट की वजह से कूल होता है। फिर एक्सचेंज ऑफ हीट, सी और टेम्परेचर जो एयर का है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसके बीच में डिफरेंस होता है। सी अपना टेम्परेचर लूज करती है एटमॉस्फेयर में। एक इससे होता है एवोपरेशन, कि हीट लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ एवोपरेशन। लेटेंट हीट ऑफ एवोपरेशन में हीट लॉस होती है। एंड जो हीट लॉस होती है कहाँ जाएगी? जो जैसे सी है, वाटर से हीट लॉस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। एंड यही लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन कौन गेन करेगा? एटमॉस्फेयर, थ्रू लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो लॉस हो रहा है सी सरफेस से लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, एंड एटमॉस्फेयर इस हीट को गेन करता है थ्रू द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो कौन कौन सी चीज़ें? टेम्परेचर जो ओशन का होता है इन्फेक्टिक, तो इंसुलेशन, ये कितना एवरेज डेली इंसुलेशन है। फिर हीट लॉस, कितना हीट लॉस हो रहा है कि किससे भाई? रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग एंड इवेपोरेशन, रेडिएशन से कितना हीट लॉस हो रहा है। फिर अल्बीडो कितना है कि वाटर का अल्बीडो कितना है? अल्बीडो ज़्यादा होगा मतलब कम एवेपोरेशन, जैसे आइस का अल्बीडो बहुत ज़्यादा होता है, आइस का वो कोई वाइट चीज़ अल्बीडो बहुत ज़्यादा होता है, सारा चीज़ें रिफ्लेक्ट कर देते हैं ये चीज़ें। तो अल्बीडो ज़्यादा होगा तो कम एब्जॉर्प्शन होगा, कम टेम्परेचर का। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फिजिकल कैरेक्टर्स मतलब बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? कि कितनी सैलिनिटी है। सैलिनिटी ज़्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन कम होगा, तो एवेपोरेशन कम होगा। सैलिनिटी ज़्यादा होगी तो एवेपोरेशन कम होगा। फिर सबमरीन रिजेस प्रेजेंट है कि नहीं है? मार्जिनल सी, जैसे सबमरीन रिजेस प्रेजेंट है, यहाँ पे वाटर है तो ये वाटर एक दूसरे से मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, इंटरमिक्सिंग कम हो पाएगी। तो ये होता है, इसकी वजह से भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो लो लैटिट्यूड रीजन की बात करें, जहाँ पे लो लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर के पास में है, तो वहाँ पे अगर इंक्लूड सी है, अगर लैटिट्यूडली ज़्यादा है, इस तरीके से ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो सैलिनिटी है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू, ऐसा करो जैसे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, उसमें लंबा है तो यहाँ पे सैलिनिटी कम होगी और यहाँ की सैलिनिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि यह लैटिट्यूडली है, ये लॉन्गिट्यूडली बड़ा है। ये लो लैटिट्यूड रीजन की बात कर रही है इक्वेटर के पास। जैसे कोई गल्फ होता है, जैसे लो लैटिट्यूड रीजन की बात करें, जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा? टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ओपन सी, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। T1 अगर मान लें, यहाँ पे T2 मान लें, तो T1 इज ग्रेटर देन T2, क्योंकि यहाँ पे ये सराउंडेड बाई लैंड है, और लैंड देखते हैं कंपेरेटिवली गर्म होता है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा गर्म हो जाता है, यहाँ पे लैंड नहीं है तो यहाँ पे मिनटम इससे ज़्यादा टेम्परेचर कम है। लेकिन अगर हाई लैटिट्यूड रीजन की बात करें, सपोज गल्फ ऑफ बोथनिया, तो वो सराउंडेड तो लैंड से, लेकिन लैंड इतना ठंडा है तो इससे ओशन भी ठंडी हो जाती है। तो ये उल्टा होता है, लो लैटिट्यूड रीजन में अगर लैंड से सराउंडेड है तो वो एरिया ज़्यादा गर्म होगा एज कम्पेयर टू ओपन सी, लेकिन अगर हाई लैटिट्यूड रीजन में अगर लैंड से सराउंडेड है तो वो एरिया ज़्यादा ठंडा होगा एज कम्पेयर टू ओपन सी। फिर लोकल वेदर कंडीशन पे भी डिपेंड करता है ये, कि साइक्लोन कैसा है, तो उससे भी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है। साइक्लोन्स के लिए टेम्परेचर तो चाहिए, अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए साइक्लोन बनने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर की बात करें तो हम सदर्न हेमिस्फीयर में तो लैंड कम होता है तो वहाँ पे इंटरमिक्सिंग बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल रहता है लाइक 35 डिग्री। लेकिन अगर हम नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो बहुत ज़्यादा लैंड होता है, तो लैंड होता है तो उसके आसपास क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है ओशन, क्योंकि लैंड गर्म होता है तो वो ओशन गर्म हो जाती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सदर्न ओशन। प्रिवेलिंग विंड्स है ये ओशन करंट। प्रिवेलिंग विंड क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह ओशन करंट को ले जाती हैं, ये काम है प्रिवेलिंग विंड। सो प्रिवेलिंग विंड्स, तो जो प्रिवेलिंग विंड्स होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पानी को ले जाती है, उसे कोल्ड वाटर तो वार्म वाटर की तरफ ले जाएंगे। फिर ओशन करंट्स की बात करें तो फिर ओशन करंट क्या करती हैं? जहाँ जाती है ओशन करंट, कोल्ड करंट, ये वार्म करंट कोल्ड एरियाज में जाता है, वार्म करंट, एंड कोल्ड करंट आता है वार्म एरियाज में, तो ऐसे भी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर एक फोर्टिक जोन होता है, फोर्टिक जोन होता है अप टू 200 मीटर, तो अप टू 200 मीटर फोर्टिक जोन होता है। यहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट आती है, एंड इसके नीचे जो एरिया होता है वो ए फोर्टिक जोन होता है, वहाँ पे इतनी बायोडाइवर्सिटी नहीं होती है। थर्मल क्लाइमेट की बात करें तो एक ग्राफ से समझ सकते हैं, तो ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है,
यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे हाइट है जैसे 0 डिग्री, जैसे जैसे पानी के अंदर डेप्थ बढ़ती जा रही है, डेप्थ है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर है वही कितना डिग्री है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। फिर एक लाइन आती है, उसके बाद टेम्परेचर बहुत ही ड्रास्टिकली डिक्रीज होता है। तो बहुत ही ड्रास्टिकली डिक्रीज होता है 500 लेके 1000 मीटर तक, तो ड्रास्टिकली डिक्रीज होता है। फिर उसके बाद डिक्रीज होता है एट हाइट बढ़ने के बाद, लेकिन कम नहीं होता है, ये 0 की तरफ अप्रोच करता है, 0 की तरफ, लेकिन 0 की तरफ अप्रोच कर नहीं पाता, थोड़ा 0 से दूर रहता है। जैसे ये 0 है, यहाँ पे थोड़ा दूर रहता है, लेकिन यहाँ पे एक थर्मोक्लाइन, ये थर्मोक्लाइन मतलब ड्रास्टिकली टेम्परेचर रिड्यूस होता है, एंड इसके बाद वो रिड्यूस होता है, लेकिन इतना नहीं होता। तो ये बाउंड्री होती है 0 to 400 किलोमीटर होती है, जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी सही रहता है। फिर उसके बाद कम होने लगता है 1000 तक, फिर ड्रास्टिकली कम होता है थर्मोक्लाइन के बाद। ट्राई टू अप्रोच 0 डिग्री। अगर ये पाइनोक्लाइन लेयर, तो डिफरेंट डेंसिटी के वाटर को ये सेपरेट करता है। तो 2 लिक्विड्स और डिफरेंट डेंसिटी उनको सेपरेट करता है, ये होती है पाइनोक्लाइन लेयर। ये किस में होती है, 100 to 1000 मीटर के बीच में होती है पाइनोक्लाइन लेयर। तो ये लेयर है, ऊपर डेंसिटी अलग है, एंड बीच में पाइनोक्लाइन लेयर आ गई, ये सेपरेट करेगा नीचे दूसरी डेंसिटी की लेयर को। एंड ये पोलर रीजन्स में पाइनोक्लाइन लेयर नहीं होती, क्योंकि पोलर रीजन में पता है कि कोल्ड वाटर होता है, कोल्ड वाटर हैवियर होता है। तो पोलर रीजन में जो वाटर होता है वो सिंक करता है, सिंक करके इक्वेटर की तरफ आता है, एंड फिर ये राइज करता है, फिर जाता है इक्वेटर की तरफ। तो ऐसे क्या बनाता है, कन्वेयर बेल्ट का पार्ट बनता है। ये पाइनोक्लाइन लेयर होती है, ये सरफेस वाटर और नीचे वाले वाटर की मिक्सिंग को प्रिवेंट करती है। तो ये पाइनोक्लाइन लेयर, तो ये सरफेस वाटर है, एंड फिर आती है पाइनोक्लाइन लेयर, तो सरफेस वाटर लेयर को और डीप लेयर को मिक्स नहीं होने देती है। तो डिफरेंट लेयर डेंसिटी की जो लेयर होती है उनको नहीं मिक्स करने देती है। फिर थर्मोक्लाइन क्या होता है, थर्मोक्लाइन वो एरिया था, हमने देखा था 400 मीटर के बाद, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही तेजी से कम होता है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही तेजी से कम होता है, उस लाइन को बोलते हैं थर्मोक्लाइन। फिर एक थर्मोहलाइन सर्कुलेशन होता है, जो ओशन के 100 मीटर तक थर्मोहलाइन सर्कुलेशन होता है। थर्मोहलाइन मतलब थर्मल मतलब टेम्परेचर की वजह से, हलाइन मतलब सैलिनिटी की वजह से, तो थर्मल हलाइन सर्कुलेशन होता है। थर्मल मतलब टेम्परेचर, सलाइन होता है सैलिनिटी की वजह से जो होता है। कभी थर्मो हलाइन सर्कुलेशन को ग्रेट कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं, ग्रेट कन्वेयर बेल्ट, क्योंकि जो पानी ज़्यादा सैलिनिटी होती है, ज़्यादा ठंडा होता है, वो सिंक करके आगे जाएगा और फिर ऊपर आएगा, फिर जाएगा पोल्स की तरफ। तो ऐसे थर्मो हलाइन सर्कुलेशन ग्रेट कन्वेयर बेल्ट भी बोलते हैं। थर्मो हलाइन क्योंकि टेम्परेचर एंड सैलिनिटी की वजह से ये सर्कुलेशन हो रहा है। तो ज़्यादा नॉर्मल टेम्परेचर कितना था, 27 डिग्री सेल्सियस होता है सरफेस वाटर का टेम्परेचर, एंड ये इक्वेटर की तरफ, इक्वेटर से पोल की तरफ ये टेम्परेचर होता है वो कम होता जाता है। एंड कितना कम होता है, 0.5 डिग्री पर लैटिट्यूड, 0.5 डिग्री पर लैटिट्यूड, इतना कम होता है पर लैटिट्यूड, 0.5 डिग्री कम होता है। एंड आइसोथर्म क्या बोलते हैं, वो लाइन जो सेम टेम्परेचर, ये लाइन लैटिट्यूड को फॉलो करते हैं, ये सेम लाइन सेम टेम्परेचर, इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं आइसोथर्म। सेम टेम्परेचर वाली लाइन को, सेम टेम्परेचर जोड़ के जो लाइन्स बनती है उसे बोलते हैं आइसोथर्म, इसे बोलते हैं आइसोथर्म। फिर अगर रेंज देखें, ओशन टेम्परेचर का रेंज क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर होता है 2 PM। वैसे तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है 12 PM, लेकिन गर्म होने में टाइम लगता है, तो 2 PM में हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। एंड सबसे कम टेम्परेचर का होता है 5 AM में सबसे कम टेम्परेचर होता है। एंड अगर देखें तो डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर ओशन टीज में सिर्फ 1 डिग्री होता है, इतना ही चेंज होता है, 1 डिग्री डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, बहुत ही कम होता है चेंज। एंड टेम्परेचर हाईएस्ट कहाँ पे होता है, जहाँ पे क्या हो, एटमॉस्फेयर बिल्कुल फ्री हो, एटमॉस्फेयर में कोई क्लाउड्स ना हो, कोई टर्बुलेंस ना हो, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, डायगोनल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जब कोई ओशन में कोई बादल नहीं है, दिन साफ है, तो क्या होगा, पानी जल्दी से एवेपोरेट भी, हीट लॉस भी सही से होगा एंड हीट गेन भी जल्दी से होगा। तो डायगोनल टेम्परेचर जहाँ पे स्काई फ्री है वहाँ पे ज़्यादा होता है। टेम्परेचर किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है, इंसुलेशन कितना आ रहा है, डायरेक्ट लाइट चल रही है कि सीधी लाइट चल पड़ रही है कि इनडायरेक्ट पड़ रही है, तो इससे इंसुलेशन पर डिपेंड करता है टेम्परेचर। फिर ओशन करंट का नेचर कैसा है, कोल्ड ओशन करंट है, वार्म ओशन करंट है। फिर प्रिवेलिंग विंड किस साइड जा रही है, किस साइड ओशन वाटर को किस साइड लेके आ रही है, तो इन सब पे डिपेंड करता है टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है, अगर ओशन का अगस्त में होता है, मिनिमम होता है फेब में। एंड अगर देखें तो ग्रेटर रेंज ऑफ टेम्परेचर कहाँ पे होता है, तो हम देखें जो नदर्न पार्ट है वहाँ पे ग्रेटर रेंज ऑफ टेम्परेचर कंपेयर टू सदर्न पार्ट, क्योंकि यहाँ पे लैंड ज़्यादा है, तो लैंड अफेक्ट करता है ओशन टेम्परेचर को, और यहाँ पे लैंड कम है सदर्न
ये ज़्यादा लैंड नहीं है, स्कर्टेड लैंड है, तो यहाँ पे टेम्परेचर रेंज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सदर्न पार्ट ऑफ अर्थ। कुछ टेम्परेचर में पीरियडिक फ्लक्चुएशंस भी आते हैं। पीरियडिक फ्लक्चुएशन जैसे 11 ईयर गैप में हर 11 साल बाद सन स्पॉट साइकिल होते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है क्योंकि सन स्पॉट साइकिल है, तो वहाँ सन स्पॉट साइकिल है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोलर रेडिएशन निकलते हैं। होता है पीरियडिक फ्लक्चुएशंस।